हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो खान सर का जो क्लास नोट्स कर रहे थे उसी का हिस्ट्री का आज हम लोग रिवीजन करेंगे, जिसमें आज हम लोग दक्षिण भारत और भक्ति काल को पढ़ेंगे। ये आपका एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बीएसएससी और यूपी ट्रिपल एससी जिसमें भी आपका भक्ति काल और दक्षिण भारत का आता है इस हिस्ट्री का, उस सब में ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत ये आपका शुरू होता है संगम काल से। 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीन कवियों के तीन विशाल सम्मेलन बुलाए गए थे। किसके? कवियों के तीन विशाल सम्मेलन बुलाए गए थे पांड्य राजाओं के संरक्षण में। इन सम्मेलनों में ही तमिल भाषा को संगम कहते हैं। इन सम्मेलनों को ही तमिल भाषा में संगम कहा जाता है। इन्हीं कवियों के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्यों की रचना की गई है। इन्हीं तमिल साहित्यों को संगम साहित्य भी कहा जाता है। फिर आता है अगला, इतिहास के तीन संगमों का वर्णन। इतिहास में तीन संगमों का वर्णन, इतिहास में कुल तीन संगमों का वर्णन मिलता है। ये संगम पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में आयोजित किए गए थे। ये कवियों और विद्वानों ने भाग लिया था इसमें। कवियाँ और विद्वानों ने भाग लिया था इसमें। कवि और विद्वानों ने भाग लिया था। सबसे पहले आता है प्रथम संगम, या दक्षिणी मदुरई में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण मदुरई में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। यह सम्मेलन में 79 राजाओं ने भाग लिया था। दक्षिण के मदुरई जलमग्न हो गया। वर्तमान का जो दक्षिणी है, दक्षिणी मदुरई, वो जलमग्न हो गया, जिस कारण से संगम में लिखे गए साहित्य का कोई जानकारी नहीं है। फिर आता है द्वितीय संगम, जिसे कपाटपुरम और वेल्क में आयोजित हुआ था। प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी, किंतु बाद में तोल्काप्पियम ने किया। फिर बाद में से किसे किया? तोल्काप्पियर ने किया। इसी सम्मेलन में तोल्काप्पियर ने तोल्काप्पियम नामक तमिल साहित्य की रचना की थी और उन 59 राजाओं ने हिस्सा लिया था। द्वितीय संगम में क्या हुआ था? अगस्त ऋषि के बाद तोल्काप्पियम ने किया। पहला में जिस तरह अगस्त ऋषि ने किया, उसी तरह दूसरा में तोल्काप्पियम ने किया और तोल्काप्पियर ने तोल्काप्पियम नामक तमिल साहित्य की रचना की। इस संगम में 59 राजाओं ने हिस्सा लिया था। कितने ने? 59 राजाओं ने हिस्सा लिया था। तृतीय संगम या उत्तरी मदुरई में आयोजित हुआ था। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? उत्तरी मदुरई में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता नीलिकर ने किया था। तीसरी की अध्यक्षता किसने किया था? नकीलर ने किया था। इसमें 49 राजाओं ने हिस्सा लिया था। संगम में लिखे गए साहित्य का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। संगम काल तीनों संगम में सम्मेलन तमिलनाडु में हुआ था। अगस्त ऋषि काशी बनारस के रहने वाले थे, जो तमिलनाडु में बस गए थे। अगस्त ऋषि को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। फिर आता है कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित भारत के सुदूर दक्षिण में तीन राज्यों का उदय हुआ है। संगम काल के राज्य देखा जाए तो कृष्णा नदी के, कौन सा? कृष्णा नदी के दक्षिण में अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण में तीन राज्यों का उदय हुआ। चोल, चेर और पांड्य का। चोल, चेर और पांड्य का उदय हुआ था। चोल वंश संगम काल में वंशों में सबसे प्राचीन चोल था। इसके बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के पूर्वी भाग में था। इसके बाद आता है इसकी राजधानी उरैयूरू थी। इसकी प्रथम राजधानी उरैयूरू थी। इसकी प्रमुख राजधानी तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। इस वंश की दूसरी राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु को बनाई गई थी। इसका राजकीय चिन्ह बाघ था। इसका राजकीय चिन्ह बाघ था। उरैयूरू सूती वस्त्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उरई का जो उरू है वो सूती वस्त्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सूती वस्त्र सांप के केचली पुआ से भी पतली होते थे। सांप का जो केचली पुआ होता उससे भी ये पतली थी। चोल साम्राज्य में कावेरी नदी उपजाऊ मैदान था। जो चोल साम्राज्य उसमें कावेरी नदी बहुत उपजाऊ मैदान था। कहा जाता है कि जितने क्षेत्र में एक हाथी सोता है उतने ही क्षेत्र में उतना अनाज उगाया जाता था, जिससे वर्ष भर के लिए 7 लोग पेट भर के खा सकते थे। चोल शासक, विजयालय और कारीगर। चोल वंश का पहला शासक विजयालय था। चोल वंश का पहला शासक विजयालय था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कारिकल था। कारिकल ने श्रीलंका जीत लिया और वहां पे 12,000 गुलाम लाया था। इसने कावेरी नदी पर 160 मीटर लंबा बांध बनवाया था। इसने 160 मीटर लंबा कावेरी नदी पे किसने बनवाया था? कालिकर ने बनवाया था, जो श्रीलंका से 12,000 लोग को लेकर आते थे बनाने के लिए। फिर आता है आपका
ग्रैंड बांध कालिकर द्वारा बनाया गया बांध भारत का पहला बांध था, जिसे ग्रैंड बांध कहते हैं। कालिकर ने पुरहार नामक बंदरगाह बनवाया था, जिसे कावेरी पट्टनम कहते हैं। कालिकर ने पुरहार नामक बंदरगाह बनवाया था। कौन सा? पुहार नामक बंदरगाह बनाया, जिसे कावेरी पट्टनम कहते हैं, जिसे कावेरी पट्टनम कहते हैं। चोल वंश का पतन। अरोला और पेरुनल किल्ली इस वंश के अन्य शासक थे। अरोला और पेरुनल किल्ली इस वंश के अन्य शासक थे। चोल वंश 5वीं सदी के आते आते अत्यंत कमजोर हो गया और समांती जीवन जीने लगा, और 8वीं सदी में पुनः चोलों का उदय होगा। फिर आता है चेर वंश। चेर वंश अब पढ़ रहे हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसे चेरापद कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसे क्या कहा गया है? चेरापद कहा गया है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में इसे केरल पुत्रम कहा गया है। वही अशोक के द्वितीय शिलालेख में इसे केरल पुत्र कहा गया है। इस क्षेत्र में केरल, मालाबार और केरल का प्राचीन नाम था। इस क्षेत्र में केरल या मालाबार क्षेत्र को या केरल का प्राचीन नाम था। फिर आता है चेर वंश की राजधानी चिन्ह। चेर वंश और उसकी राजधानी चिन्ह। इस चेर वंश के प्रथम शासक उदयनीन जेरल थे। चेर वंश का प्रथम शासक उदयनीन जेरल था। इसकी राजधानी वज्जी या कुरुल थे। इसकी राजधानी वज्जी या कुरुल थी। इसका राज्य चिन्ह धनुष था। इसका राज्य चिन्ह धनुष था। चेर शासक उदयनीन जेरल महाभारत युद्ध के सैनिकों के लिए भोज करवाया था। उदयनीन जेरल ने महाभारत युद्ध में सैनिकों के लिए भोज करवाया था। इस वंश का प्रथम शासक था ये। इस वंश का ये प्रथम शासक था ये। चोल शासक सेनगुट्टुवन। अगला शासक सेनगुट्टुवन हुआ, और ये लाल चेर भी कहते हैं। लाल चेर किसे कहते हैं? सेनुगुट्टवन को कहते हैं। लाल चेर किसे कहते हैं? सेनुगुट्टवन को कहते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सेनगुट्टवन था। सेनगुट्टवन को ने पत्नी पूजा, जिसे करनी पूजा प्रारंभ करते। पत्नी पूजा किसने प्रारंभ की थी? सेनगुट्टवन ने की थी, जिसे पत्नी पूजा या करनी पूजा कहते हैं। इस पूजा में उसने श्रीलंका के और अपने पड़ोसी राजाओं को भी आमंत्रित किया था। फिर आता है इस वंश का अगला शासक आदिगमान था। इस वंश का अगला शासक कौन हुआ? आदिगमान था। इसने गन्ने की खेती प्रारंभ की थी। चेर वंश का अंतिम शासक कुड़ैकुल जेरल था, जो हाथी की आंख वाला कहा जाता है। हाथी की आंख वाला किसे कहते हैं? कुड़ैकुल जेरल को कहते हैं। इसी शासक के समय पेरुन जेरल पिंपनाई विद्वानों का संरक्षक था। इस वंश का प्रमुख बंदरगाह मुजलिस रोमन व्यापारी केंद्र था। दूसरी सदी का अंत 190 ईस्वी में चेर वंश समाप्त हो गया था। पांड्य वंश का आप देखिए, अब कौन है? पांड्य वंश। इसकी राजभाषा तमिल थी। पूछे कौन वंश की राजभाषा तमिल थी? तो पांड्य वंश की राजभाषा तमिल थी। ये मात्र शतात्मक था। ये कैसे थे? मात्र शतात्मक थे, और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। ये पांड्य राजाओं ने तीनों संगम का आयोजन कराया था। पांड्य राजाओं की प्रथम जानकारी मेघनास्तीस की पुस्तिका इंडिका से मिलती है। पांड्य वंश का क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में था। इसकी राजधानी मदुरई थी, और राजकीय चिन्ह मछली था। पांड्य राजाओं की राजकीय चिन्ह क्या था? तो मछली या कर्प था। पांड्य वंश का प्रथम शासक नेडियोन था। पांड्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो नोडियोन था। इसने समुद्र पूजा प्रारंभ की थी। समुद्र पूजा किसने प्रारंभ की थी? पांड्य वंश के शासक नोडियोन ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन था। इसने 290 ईस्वी में तेलगानियम ने युद्ध में चेर, चोर और 5 राजाओं को एक साथ पराजित किया था। 290 ईस्वी में चेरियानंगम के युद्ध में चेर राजाओं ने 5 अन्य राजाओं को एक साथ पराजित कर दिया था। फिर आता है पांड्य वंश का अंतिम शासक पतन। इस वंश का अंतिम शासक नल्ली नाकोडन मरावर्मन नरसिंह तृतीय था। इस वंश का अंतिम शासक नल्ली नाकोडन मरावर्मन राजसिंह तृतीय था। 5वीं सदी के आते आते पांड्य वंश का अस्तित्व विहीन हो गया, और पांड्य वंश के राजाओं का रोम राजा से अच्छा संबंध था। पांड्य वंश के राजाओं का रोम राजा से अच्छा संबंध था। इसने अपने दूत रोम के राजा अगस्टा के दरबार में भेजा था। इसने अपने दूत रोम के राजा अगस्टा के दरबार में भेजा था। किसने भेजा था? तो पांड्य वंश के राजाओं ने भेजा था। पांडवंश की राजधानी मदुरई को त्योहारों का शहर कहते हैं। किसे त्योहारों का शहर कहते थे? मदुरई को कहते थे, जो पांडवंश की राजधानी थी। इसके बाद यह मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध, यहाँ का मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। अशोक का शिलालेख, महाभारत और रामायणों के इस वंश की जानकारी मिलती है। मेघनास्तीज ने इस वंश को
माबर के नाम से वर्णन किया है। मेघनास्तीज ने इस वंश को माबर के नाम से वर्णन किया है। फिर आता है पांड्य वंश। श्री वल्लभा ने अपने शासनकाल में कई सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की थी। इसमें निर्माण ईंट और ग्रेनाइट के प्रयोग से किया जाता है। मरावर्मन राज सिंह तृतीय ने कोम्बूर में तंजावुर में चोल राजाओं का विरोध किया था। मरावर्मन राज सिन्हा तृतीय ने कम्बूरवुलर में तंजावुर में चोल राजाओं का विरोध किया था। फिर आता है नगेजिदी वर्मन शिल्पाधिकारम पुस्तक में नजीदी वर्मन प्रथम वर्णन मिलता है। यह पुस्तक तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। फिर आता है संगमकालीन बंदरगाह। देखा जाए संगम काल में तीनों वंशों के आपस में अपना अपना बंदरगाह था। जैसे चेर बंदरगाह बंदर चेर और मुजलिस था। चोल बंदरगाह पुहार और उरई था। पांड बंदरगाह सारीयूर और ओरकाई था। पांड में आपको संगम काल के 3 बंदरगाह मिलते। कौन? चेर बंदरगाह बंदर चेर मुजलिस बंदर चेर और मुजलिस। चोल में आपको मिलेगा पुहार और उरई, और जबकि पांड में आपको मिलेगा सारीयूर और कोकाई। फिर आता है संगम कालीन का परिचय। देखा जाए तो संगम साहित्य की तमिल भाषा में लिखे गए थे। इन्हें तामिलकम या द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं। इसे तामिलकम या द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं। आइए उनके प्रमुख पुस्तकों को देखते हैं। फिर आता है पहला है तोल्कापिलियम। इसका संबंध व्याकरण से था। इसकी रचना तोल्कापिलियर ने की थी। फिर आता है तिरुकालुलार या कुलार। इसे तमिल साहित्य का बाइबल या एंजल कहते हैं। तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहते हैं? तिरुकुलार या कुराल को कहते हैं। तिरुकुलार या कुराल को कहते हैं। फिर आता है जीवक चिंतामणि। इसका संबंध जैन धर्म से था और इसकी रचना तिरुकदेवर था। इसका रचना क्या था? कतेवर। फिर आता है शिल्पाधिकारम। इसका संबंध जैन धर्म से था। इसे नूपुर पायल की कहानी है। इसे तमिल काव्य का इलियड भी कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड भी कहा जाता है। इसकी रचना इलागो आदिगल ने की थी। फिर आता है राजा कौरवर ने अपनी पत्नी कनंगी को छोड़कर माधवी नामक नर्तकी से प्रेम फंसा लिया था और धन लूटने के बाद उसे पश्चाताप होता है और पत्नी के पास लौट आता है। पत्नी कनंगी ने उसे पायल दी और उसे बेचकर मुद्रे में व्यापार प्रारंभ किया। पर कोवलन के मुद्रे की रानी पायल चुराने का आरोप लगाकर फांसी दे दी गई और कोवलन ने पत्नी कानगी के श्राप दे दिया और मुद्रे शहर नष्ट हो गया। फिर आता है मणिमेखल का संबंध बौद्ध धर्म से था। इसने कोवलन तथा मागधी से उत्पन्न संतान मणिमेखलन की चर्चा है। अंततः बौद्ध धर्म को अपना लेता है। इसकी रचना शीत शैलातर में किया गया है। यह तमिल काव्य की उड़ीसा भी कहा जाता है। इसे तमिल की उड़ीसी भी कहा जाता है। अब आइए ये खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे वाक्टक वंश का। कौन सा वंश? वाक्टक वंश। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति 255 ईस्वी में किया था। इसकी स्थापना किसने किया था? विंध्य शक्ति ने 255 ईस्वी में। सातवाहन नरेश के अंत होने के बाद उनके क्षेत्र पर वाक्टक वंश का आगमन होता है। जो सातवाहन वंश थे ना, उनका अंत हो जाता है उनके क्षेत्र में, तो वहाँ पर वाक्टक वंश का आगमन होता है। इसने अपनी राजधानी बरार को बनाया था। वाक्टक वंश ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? बरार को बनाया था। ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे। ये शैव संप्रदाय के थे। वाक्टक वंश वाले जो थे ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे और ये शैव संप्रदाय के थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक प्रवरसेन प्रथम था। इसके 4 अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया था। इसने 4 अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया था। वाक्टक और गुप्त संबंध। इस वंश का शासक रुद्रसेन का विवाह प्रभावती से होता है। प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की देवी की पुत्री थी। प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की और देवी की पुत्री, जो प्रभावती थी ना, वो चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की पुत्री थी। और इस विवाह के कारण गुप्त और वाक्टक वंश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। इसके बाद समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में वाक्टक की जानकारी नहीं मिलती है, केवल जीते गए क्षेत्रों की चर्चा है। वाक्टक वंश का अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय था। शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गई और इसके स्थान पे चालुक्यों का उदय होता है। वाक्टक के स्थान पे कौन आते हैं? चालुक्य आते हैं वाक्टक के स्थान पे। चालुक्य वंश 550 से 570। सतपुरा पहाड़ के दक्षिण में चालुक्य वंश का उदय होता है। कहाँ पर होता है? सतपुरा पर्वत के दक्षिण में। इनकी 3 शाखाएं हुई थी, वातापी या बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और बेगी के चालुक्य। सबसे पहले हम लोग करेंगे चालुक्य का
वातापी और बदामी के वातापी का वर्तमान नाम बादामी है। इसमें तीनों चालुक्यों में सबसे पश्चिम में से ये तीनों चालुक्यों में ये सबसे पश्चिम में स्थित है। इसी चालुक्य की नींव इसी ने चालुक्य की नींव रखी थी। इस वंश का संस्थापक जयदेव है। वातापी चालुक्य या बादामी चालुक्य का किसने शुरू किया था? जयसिंह ने किया था। किसने किया था? जयसिंह ने किया था। इसकी जानकारी हमें कैरा ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होती है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कैरा ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। फिर आता है वातापी या सामंत के रूप, इनके सामंत के रूप में काम करते हुए स्वतंत्र शासक नहीं थे। ये सामंत के रूप में कार्य किए थे, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। वातापी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया था। ये चालुक्यों ने वातापी जो कर्नाटक में है उसको अपनी राजधानी बनाया। पुलकेशन द्वितीय इसी वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक हुआ। जो पुलकेशन द्वितीय था इसी वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक हुआ। इसके बारे में जानकारी अहिरोल अभिलेख से मिलती है। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अहिरोल अभिलेख से मिलती है। फिर आता है पुलकेशन द्वितीय। इसने नर्मदा नदी को पार कर कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। इसने दक्षिण भारत के पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया। दक्षिण भारत के पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को भी पराजित किया था। राजधानी कांची को जीतकर कांचीकोट की उपाधि धारण की थी। इसने राजधानी कांची को जीतकर कांचीकोट की उपाधि ली थी। किसने? पुलकेशन द्वितीय ने। इसे कांची को जीत लिया और कांचीकोट की उपाधि लिया था। इसने पुलकेशन द्वितीय को दोबारा पल्लव का आक्रमण किया। पुलकेशन द्वितीय ने दोबारा पल्लवों पर आक्रमण किया, किंतु पल्लव शासक नरसिंह वर्मन से इसे पराजित कर दिया। नरसिंह वर्मन ने वातापी जीतकर वातापी कोंड की उपाधि ली और पुलकेशन द्वितीय की हत्या कर दिया। इन्होंने वातापी में स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर की दीवार पर अपना एक अभिलेख खुदवाया। पुलकेशन द्वितीय के दरबार में 641 में चीनी यात्री हेनसरांग आया था। पुलकेशन द्वितीय ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना एक दूत भेजा था। किसके दरबार में? देखो 641 में चीनी यात्री हेनसरांग आता है और ईरान के राजा खुसरो के दरबार में एक दूत मंडल को भी भेजता है पुलकेशन द्वितीय। फिर आता है, अब आ जाइए बात इसका अंत कैसे होता है। पुलकेशन द्वितीय के राज्य की कवि रवि कृति थे। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या दुंती दुर्ग ने कर दी और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया और चालुक्यों को सामंत बना दिया। अब आता है कल्याणी के चालुक्य का कैसे उदय हुआ। चालुक्यों के सामंत के जीवन जी रहे थे। उन्होंने राष्ट्रकूटों को कमजोर स्थिति का फायदा उठाया और राष्ट्रकूटों के अंतिम शासक कौरक द्वितीय की हत्या कर तेलप द्वितीय ने चालुक्यों ने कर दी और इसी वंश के पश्चिमी चालुक्य भी कहता है और इस वंश को पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। कल्याणी के चालुक्य कौन सा? अब कल्याणी के चालुक्य, इसके संस्थापक तेरप द्वितीय थे और राजधानी मानखेड़ बनाया। कल्याणी के चालुक्य ने राजधानी कहाँ बनाया? तो मानखेड़ को बनाया। अगला शासक सोमेश्वर था। इसने अपनी राजधानी मानखेड़ से कल्याणी को स्थानांतरित कर दिया। अगला शासक सोमेश्वर हुआ जिसने मानखेड़ से फिर कल्याणी स्थानांतरित कर दिया। इस कारण से इस वंश को कल्याणी का चालुक्य कहा गया। पहले मानखेड़ को बनाया, फिर जो सोमेश्वर थे इसने कल्याणी बना दिया, इसीलिए इसे कल्याणी का चालुक्य कहते हैं। फिर आता है सोमेश्वर प्रथम। फिर आता है सोमेश्वर प्रथम के अपने जीवन काल में केवल चोलों पर विजय हासिल नहीं कर पाया था। सोमेश्वर प्रथम अपने जीवन काल में केवल चोलों पर विजय हासिल नहीं कर पाया था। चोल शासक राजेंद्र चोल ने से हार कर सोमेश्वर प्रथम ने कारुवती के पास तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। सोमेश्वर गया था चोलों के राजा को हराने के लिए राजेंद्र चोल को, पर उसे हार गया तो ये शर्म के मारे कारुवती नदी के पास तुंगभद्रा नदी में डूबकर ये आत्महत्या कर ली। किसने? सोमेश्वर प्रथम ने। फिर आता है इसका अगला शासक विक्रमादित्य छ बनता है। वह एक कुशल योद्धा था। विक्रमादित्य छ ने चोलों के प्रभाव को रोक दिया और वह एक साहित्य प्रेमी था। इसके राज्य कवि विल्हन थे। आदित्य छ का राज्य कवि विल्हन था। इसने विक्रमादित्य चरित्र नामक पुस्तक भी लिखा है। फिर आता कल्याणियों का चालुक्य में ही विक्रमादित्य छ के दरबार में मिताक्षर लेखक ने विज्ञानेश्वर लिखा था। इसी के दरबार में एक मिताक्षर लेखक था जिसने विज्ञानेश्वर लिखा था। मिताक्षर का संबंध हिंदू कानून से है। इस वंश का राज्य चिन्ह वरा या सुअर है। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चार था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सोमेश्वर चार था। फिर आता है बेगी के चालुक्य। इस चालुक्य का सबसे कमजोर शाखा थी जो आंध्र प्रदेश के बेगी में थी। इस वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इस वंश की राजधानी बैगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश का कोई भी प्रतापी शासक नहीं था। इस वंश का सबसे योग्य शासक विजयादित्य तृतीय था। विजयादित्य
तृतीय था। इस वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। इस वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लवों का संस्थापक कौन था? दोबारा जब आए थे वो सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु को अवनी सिंह भी कहा जाता है। इस वंश की राजधानी कांची थी। पहले पल्लवों की राजधानी मदुरै थी, पहले वाला, फिर दोबारा आता है ये लोग उसकी फिर राजधानी कांची को बनाते हैं। दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का प्रदेश, ये दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का प्रदेश है। इस वंश की जानकारी हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति और हंसराज की यात्रा से मिलती है। प्रारंभ के अभिलेख में प्राकृतिक भाषा में और बाद में संस्कृत में मिलता है। सिंह विष्णु के दरबार में भवरी नामक प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, जिन्होंने कीर्तार्जुनियम पुस्तक लिखा। क्या? कौन सा? कीर्तार्जुनियम पुस्तक को लिखा। कीर्तार्जुनियम पुस्तक को लिखा है। महेंद्र वर्मन, और उसके बाद अगला शासक महेंद्र, इसका अगला शासक महेंद्र वर्मन रहता है, जो पुलकेशन द्वितीय से पराजित हो जाता है। उसका अगला शासक नरसिंह वर्मन रहता है। इसने पुनः पुलकेशन द्वितीय का आक्रमण किया, किंतु नरसिंह वर्मन से नरसिंह वर्मन ने उसे मार दिया। नरसिंह वर्मन ने वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। और पुलकेशन देखा जाएगा तो कांची कोड का। फिर आता है इसका अगला शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय रहता है। यह दरबार में दंडी नामक विद्वान रहता है, जिसने दास कुमार चरित्र संस्कृत में लिखी है। अंतिम शासक अपराजित था। इस चोल शासक ने आदित्य प्रथम से पराजित कर दिया और पल्लवों के स्थान पर चोल वंश की स्थापना किया था। पल्लवों के स्थान पे चोल वंश की स्थापना करता है। चोल वंश 9वीं सदी और तंजौर संस्थापक विजयालय थे। इसे चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। इसने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। इन्होंने ही नर केसरी की उपाधि धारण की। और चोल प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे। चोल जो थे वो प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे। पल्लवों के ध्वजाशीष पर चोल वंश की नींव रखी गई है। पल्लवों के ध्वजाशीष में ही चोल वंश की नींव रखी गई है। फिर आता है और इनकी राजधानी, चोल वंश की राजधानी तंजावुर या तंजौर थी। 9वीं सदी में उभरा चोल वंश के संगमकालीन चोल वंश की ही एक शाखा है। जबकि 9वीं सदी में उभरा चोल वंश संगमकालीन चोल वंश की ही एक शाखा थी। इस वंश का अगला शासक आदित्यवन बना। यह पल्लव शासक अपराजित को पराजित कर दिया और पल्लवों का अंत हो गया। और इसने कोदडारम की उपाधि धारण की थी। आदित्य प्रथम ने ही कोदडारम की उपाधि धारण की थी। आदित्य प्रथम ने ही कोदडारम की उपाधि धारण की थी। फिर आता है चोलों का अगला शासक पुरातन वन बना। चोलों का अगला शासक पुरातनक वन बना। इसने मदुरई को जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। इसने मदुरई को जीत लिया और मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। इसकी जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख से मिलती है। परातक एक को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने तोकोलम के युद्ध में पराजित कर दिया था। पुरांतर एक को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने तोरकोरम के युद्ध में पराजित कर दिया था। फिर आता है चोल वंश का अगला शासक राजराजा बना। इसका मूल नाम अरिमोली वर्मन था। चोल वंश का अगला शासक कौन था? राजराजा बना और इसका मूल नाम अलोरी वर्मन था। इसका मूल नाम क्या था? अरोली वर्मन था। इसने ही श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल वंश में मिला लिया और मालुडी चोल की उपाधि धारण किया था। इसने चोल वंश को मिला लिया और इसने राजराजा ने मामूडी चोल की उपाधि धारण की थी, किंतु उन्होंने श्रीलंका के चोल साम्राज्य में मिलाया नहीं था। इसने चोल साम्राज्य को मिलाया नहीं था। फिर इसकी राजधानी तंजौर से वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। राजराजा ने ही, जो तंजौर उसकी राजधानी थी, वहाँ वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराता है। वे शैव धर्म को मानते थे। इन्होंने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की है। इन्होंने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की है। राजराजा ने अंतिम दिनों में मालदीव पर भी अधिकार कर लिया और एक दूत मंडल चीन भेजा था। राजेंद्र प्रथम अगला शासक राजेंद्र प्रथम बना, जो चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने श्रीलंका को पूरी तरह जीत लिया। वहां की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण करके शासक महेंद्र पाँच को बंदी बना दिया। शासक महेंद्र पाँच को बंदी बना लिया। फिर आता है राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर दिया और गंगई कोंड की उपाधि धारण किया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर दिया और गंगई कोंड की उपाधि धारण किया और वह गजाजल को लाया और वहां से गंगा जल को लाया। इस शहर में उसने एक तालाब बनाया जिसे गंगा जल मिला दिया और उसका नाम चोल गंगम रखा। और उस शहर का क्या नाम रखा? चोल गंगम रखा। अपनी राजधानी बगल में एक नया शहर बसाया जिसे गंगई कोंड चोलपुरम कहा जाता है। और अपनी राजधानी बगल में एक नया शहर बसाया जिसे गंगई कोंड चोलपुरम कहा गया। राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा इंडोनेशिया पर भी आक्रमण किया और वहाँ के शासक शैलेंद्र को पराजित कर दिया था। किसने? कर दिया था राजराजा ने, राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम को अब अरब सागर में स्थित
सदीमस्तिक नामक द्वीप पर भी अधिकार कर लिया था। राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश का पहला शासक था जिसने 72 संसदीय दूत को चीन भेजा था। 72 सदस्य चीन दूत को चीन किसने भेजा था? राजेंद्र प्रथम ने भेजा था। किसने भेजा था? राजेंद्र प्रथम ने भेजा था, जो चोल वंश का था। फिर आता है कोलुदूत कोलो कोलोतुंग द्वितीय। कोलोतुंग द्वितीय का पद, इस वंश का अगला शासक कोलोतुंग द्वितीय हुआ। यह चिदंबरम मंदिर के स्थापित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति को मंदिर से हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। इसने चिदंबरम मंदिर में स्थापित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति उठाकर मंदिर में समुद्र में फेंकवा दिया था, जिसने रामानुजाचार्य ने समुद्र से निकाल कर तिरुपति मंदिर में स्थापित करवाया। जिसने रामानुजाचार्य ने समुद्र से निकलवा कर तिरुपति मंदिर में स्थापित कराया था। इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुआ। इसके बाद यह वंश स्वतः ही समाप्त हो गया। भाई चोल कालीन का प्रशासन देखा जाए, चोल काल का स्थायी स्वशासन भारत का सबसे प्राचीन स्थायी स्वशासन है। चोल काल में आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। चोलों की सेना की सबसे शक्तिशाली सेना थी। चोलों की जो नौसेना थी, सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। इसका इस चोल काल शिव मंदिरों और का निर्माण हुआ था, जो द्रविड़ शैली में बने थे। चोल शैली, द्रविड़ शैली को विमानन शैली भी कहते हैं। जो द्रविड़ शैली है उसे विमानन शैली भी कहते हैं। विमानन शैली का प्रथम उपयोगकर्ता तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है। जो विमानन शैली बना उसका प्रथम उपयोग हम लोग तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर में किए थे। चोल संस्कृति चोल काल का निर्मित नटराज प्रतिमा संस्कृत धरोहर है। चोल काल में निर्मित नटराज की प्रतिमा संस्कृति का धरोहर है। चोल काल में तमिल भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। चोल काल को तमिल भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। तमिल साहित्य में त्रिफल के रूप में कंबल, ओट्टाकन्न और पुंगलेदी थे। कंबन ने तमिल रामायण की रचना की थी। कंबन ने तमिल रामायण की रचना की थी। फिर आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश 7वीं से लेकर 9वीं सदी तक इस वंश का संस्थापक द्वंती दुर्ग था। इन्होंने वातापी के चालुक्य शासक फिर से राष्ट्रकूट वंश 7वीं से लेकर 9वीं सदी, इस वंश का संस्थापक द्वंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? द्वंती दुर्ग था। इसने वातापी चालुक्य के शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट की नींव रखी थी, किंतु इन्होंने चालुक्यों के पूरी तरह सफाया नहीं किया था और उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सबसे बड़ी भूल साबित हुई। द्वंती दुर्ग की उपाधि द्वंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मानखेत मालखंड को बनाया। द्वंती दुर्ग को महाराजा धीराज परमेश्वर और परम भट्ट की उपाधि धारण की थी। इसने महाराजा धीराज परमेश्वर और परमा भट्ट की उपाधि धारण की थी। फिर आता है इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम हुआ, जिसने महाराष्ट्र के अरोला में कैलाश मंदिर बनाया था। कृष्ण प्रथम ने ही अरोला का कैलाश मंदिर बनवाया था। इसका अगला शासक ध्रुवा बना और यह कन्नौज पर अधिकार कर त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और इसका अगला शासक ध्रुवा बना और इसने ही कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष 100 वर्षों तक चला था। इसमें सर्वाधिक जीत राष्ट्रकूटों को हुई थी, अंतिम विजय प्रतिहारों को हुई। इसमें सर्वाधिक पराजय पाल शासकों का हुआ था। अघोम घोष इस वंश का अगला शासक अघोम वर्ष बना। यह सबसे विद्वान शासक था। इसने कविराज मार्ग के नामक पुस्तक लिखी। जिनसेन के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपना लिया। किसके प्रभाव में? जिनसेन के प्रभाव में आकर इसने जैन धर्म को अपना लिया। इसके दरबार में कन्नड़ भाषा त्रिविद्वान कहे जाने वाले पत्र पुत्र पन्न पुन रन रहते थे। क्या है? इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के त्रिविद्वान कहे जाने वाले पन्न पुन रन रहते थे। शांति पुराण की रचना पुन ने किया था। शांति पुराण की रचना किसने किया था? तो पुन द्वारा की गई थी। इस वंश का अगला शासक इंद्र तृतीय बनता है। इसका दरबार अल मजदूरी नामक अरबी यात्री आया था। अल मजदूरी को पहली बार मानसून का वर्णन करता है। अल मजदूरी पहली बार मानसून का वर्णन करता है। कृष्ण तृतीय इस वंश का अंत करता है। कृष्ण तृतीय इस वंश का अंत करता है। इस वंश का अगला शासक कृष्ण तृतीय बना। इसे तोलकलम के युद्ध में चोल शासक पुरातन एक को पराजित किया था। इस वंश का अंतिम शासक कार्क द्वितीय तथा एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या तेलप द्वितीय ने कर दी और चालुक्य वंश को पुनः स्थापना कर दी थी। कल्याणी का चालुक्य का। पाल वंश का 7वीं से लेकर 11वीं सदी का परिचय। पाल शासक के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म को वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। पाल वंश में बिहार बंगाल के क्षेत्र में था, जबकि पाल वंश बिहार बंगाल के क्षेत्र में था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। इन्होंने बिहार शरीफ नालंदा के अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इन्होंने बिहार शरीफ नालंदा में अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। पाल वंश का अगला शासक धर्मपाल होता है। इसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और इसकी पराजय हो गई थी।
धर्मपाल भाग लिया पर उसकी पराजय हो गई। धर्मपाल भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा बांग्लादेश में सोनपुर में महाविहार की स्थापना किया। उत्तरापंत स्वामी की उपाधि धर्मपाल ने धारण की थी, जबकि उत्तरापंत स्वामी की उपाधि धर्मपाल ने धारण की थी। इस उपाधि में गुजराती कवि सोलठ के संबंधित है, इसके गुजराती कवि सोलठ से संबंधित किया था। फिर आता अगला शासक देवपाल बना, इसने मुंगेर के बनाया था। इसने अगला शासक देवपाल बना, इसी ने राजधानी मुंगेर को बनाया था। तो मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? तो देवपाल ने बनाया था। इसके दरबार में अरब यात्री सुलेमान आया था। इसने बंगाल में रुहुमा शब्द का संबोधित किया। इसने बंगाल को रुहुमा शब्द से संबोधित किया था। फिर आता है महिपाल, इस वंश का अगला शासक महिपाल बना। महिपाल के पाल वंश का विकास पुनः प्रारंभ किया, जिस कारण से इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसने आदि दीपकर नामक बौद्ध भिक्षुक के नेतृत्व में एक दूतमंडल तिब्बत के वज्रयान शाखा में प्रचार हेतु भेजा। पाल वंश का पतन, इसी काल में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिस कारण से पाल वंश का बिखर गया था। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था, जिसकी मृत्यु के बाद पाल वंश का अंत हो गया। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? मदन पाल था, और जिसकी मृत्यु के बाद पाल वंश का अंत हो गया। पाल वंश के समय बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश का उदय हुआ था। पाल वंश के स्थान पर बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश का उदय हुआ था। फिर अब आता है सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन थे। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सामंत सेन थे। सेन वंश की राजधानी लखनऊ थी। नदिया नदी बंगाल में थी। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ थी। नदिया बंगाल में थी। इस वंश का अगला शासक विजयसेन था। इस वंश का अगला शासक कौन था? तो विजयसेन था। अब आइए विजयसेन इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विजयसेन शैव धर्म का अनुयायी था। विजयसेन ने परमेश्वर, परम भाटक, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। विजयसेन ने परमेश्वर, परम भाटक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। फिर आता है वल्लार सेन। विजयसेन का उत्तराधिकारी वल्लार सेन था। वल्लार सेन द्वितीय और समाज सुधारक था। दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना वल्लार सेन ने की थी। दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना वल्लार सेन ने की थी। फिर आता है लक्ष्मण सेन। अद्भुत सागर की रचना के दौरान मृत्यु हो गई, और उसके बाद लक्ष्मण सेन ने इसको पूरा किया था। अद्भुत सागर की रचना में इसकी मृत्यु हो गई, इसके बाद लक्ष्मण सेन ने इसे पूरा किया। इसके दरबार में जयदेव नामक विद्वान रहते थे। जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी है। जयदेव ने ही, लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे और जयदेव ने ही गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी है। सेन वंश का अंत, लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग शासक नहीं बना और 12वीं सदी के अंत आते आते सेन वंश समाप्त हो गया। परम भागवत की उपाधि लक्ष्मण सेन ने धारण की थी, जबकि परम भागवत की उपाधि लक्ष्मण सेन ने धारण की थी। फिर आता है गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति दक्षिण गुजरात और दक्षिण भारत के पश्चिमी राजस्थान में हुई थी। इस वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट प्रथम ने मालवा के क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया था, जबकि नागभट्ट प्रथम ने मालवा के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। गुर्जर प्रतिहार के साक्ष्य प्रतिहारों के अभिलेख में इन्हें श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। पुलकेशन द्वितीय के ऐरोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में इस वंश को गुर्जर कहा गया। स्कंद पुराण में इसे क्या कहा गया? गुर्जर कहा गया है। वत्सराज और महिरभुज दूसरा सबसे प्रभावशाली शासक वत्सराज था। इसी ने कन्नौज के लिए त्रिस्तरीय संघर्ष में भाग लिया और कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया। सर्वश्रेष्ठ शासक महिरभोज बना, जिसने कन्नौज को अपनी पूर्ण राजधानी बना दिया। जितने इसकी शासक महिरभोज बना, जिसने कन्नौज को अपनी पूर्ण राजधानी बना दिया। फिर आता महिरभोज की उपलब्धियों पर चर्चा करके उसने ग्वालियर के प्रसूति अभिलेख की गई है। महिरभोज की उपलब्धियों की चर्चा ग्वालियर प्रसूति अभिलेख में की गई है। महिरभोज ने गुर्जरों को शांति पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया था। महिरभोज ने गुर्जरों की शांति पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया था। महिरभोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल शासक बना। महिरभोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल शासक बना था। फिर आता है महेंद्रपाल और राजशेखर। महेंद्रपाल ने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया था। महेंद्रपाल ने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया था। महेंद्रपाल के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे। महेंद्रपाल के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे, जिन्होंने कपूरी, मंजरी, काव्य मीमांसा और बल रामायण आदि ग्रंथों की रचना की। जिन्होंने कल्प मंजूरी, काव्य मीमांसा और बल रामायण आदि ग्रंथों की भी रचना किया है। गुर्जर प्रतिहार वंशों का अंत कैसे होता है? इस वंश का सबसे अंतिम शासक यशपाल बना और यशपाल के बाद यह वंश स्वतः ही समाप्त हो गया। अब आता है अगला
चंदेल या जोराभुकी वंश का परिचय। यह वंश मध्य प्रदेश में था, जो जोराभुक्ती वंश भी कहा जाता है। इस वंश के संस्थापक नतरुक थे। प्रारंभ में इसकी राजधानी कांजीकर महोबा थी, किंतु बाद में इसे खजुराहो में स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर आता चंदेल शासक यशोवर्मन। इस वंश का अगला शासक यशोवर्मन बना। इसने खजुराहो के विष्णु मंदिर बनवाया था। इसने ही खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया था। इस मंदिर को खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर को खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। फिर आता है इस वंश का अगला शासक धग बना। इस वंश का अगला शासक धग बना। यह शिव को मानता था, जिसने खजुराहो में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया है। इसे कांदरिया महादेव के नाम से भी जाना जाता है। कांदरिया महादेव। फिर इस मंदिर के प्रांगण में नंदी बैल की मूर्ति है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नंदी बैल की मूर्ति है। कांदरिया महादेव का जो मंदिर है ना, वह विश्व में सबसे बड़ी नंदी बैल की मूर्ति है। राजा धंग के जिगनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। राजा धंग ने जिगनाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। धंग के प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पे जल समाधि ले लिया था। धंग ने प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पे जल समाधि ले लिया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विद्याधर था। और इसने गुजरात के शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि यह मोहम्मद गजनवी के डर से भाग गया था। विद्याधर अकेला ऐसा भारतीय शासक था जिसने मोहम्मद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक विरोध किया था। बेसर शैली। चंदेल शासक ने मंदिर निर्माण के क्षेत्र में बेसर शैली, द्रविड़ शैली और नागर शैली को जन्म दिया। बेसर शैली को मिश्रित शैली भी कहते हैं। मध्य भारत में बनने वाले अधिकांश मंदिर बेसर शैली के बने हुए हैं। इस वंश का अंतिम शासक परमादिदेव था, जिसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित कर दिया था। अरहा रुदल दोनों भाई परमदेव द्वितीय सेनापति थे, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते समय मारे गए थे। अरहा रुदल दोनों भाई परमादेव के सेनापति थे, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। फिर आता अगला, परमादेव के ने कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीनता स्वीकार कर ली, जिस कारण से उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। परमादेव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसके कारण उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। फिर आता मैत्रेय वंश और कचूली वंश। मैत्रक वंश संस्थापक भूटाकर थे। मैत्रक वंश के संस्थापक भूटारक थे। कौन थे? भूटारक थे। गुजरात सौराष्ट्र में राजधानी वल्लभी जैन केंद्र और गुप्तों के सामंत थे। कचूली वंश, जिसे चेंदी वंश कहते हैं, मध्य प्रदेश की त्रिपुरी में है। संस्थापक कोलाकल प्रथम, राजधानी त्रिपुरी थी। प्रतापी शासक गंगदेव विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। गंगदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। गौंड वंश या बंगाल के क्षेत्र में था। सबसे प्रतापी शासक शशांक थे। सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो शशांक थे। यह राजवर्धन की हत्या कर दी और महाबोधि वृक्ष को कटवाकर इसके जड़ों को आग लगा दिया था। राजवर्धन की हत्या कर दी और महाबोधि वृक्ष को कटवाकर जड़ों में आग लगा दिया था शशांक ने। इसकी हत्या शशांक ने कर दी। इसके बाद यह वंश स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो गया था। फिर आता पूर्व गंग वंश। यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में था। इस वंश का संस्थापक आनंद वर्मन, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर बनाया है। इस वंश के संस्थापक आनंद वर्मन ने पुरी जगन्नाथ मंदिर बनाया था। इसी वंश के शासक नरसिंह प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर किसने बनाया? आनंद वर्मन ने बनाया। जबकि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया, जो पूर्वी गंग वंश से संबंधित है। फिर आता है इस वंश के शासक नरसिंह देव ने भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर को बनाया, जबकि नरसिंह देव ने भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर बनवाया। फिर आता है कार्तिकीय वंश तेलंगाना। यह तेलंगाना के क्षेत्र में एक छोटा सा वंश था, जिसके संस्थापक बीटा प्रथम थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रुद्रमा देवी थी। ठीक है। इस वंश का अगला शासक प्रताप रुद्रदेव था। इसके शासनकाल में मल्लिक काफूर ने आक्रमण किया था। जो प्रताप रुद्रदेव था, इसके काल में ही मल्लिक काफूर ने आक्रमण किया था। प्रताप रुद्रदेव, इसने बिना लड़े अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके सोने की प्रतिमा को जंजीर में लगाकर कोहनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में किया था। इसके बाद यह वंश स्वतः ही समाप्त हो गया। यादव वंश, यह महाराष्ट्र के देवगिरी क्षेत्र में है। इसके संस्थापक वल्लभ
5 है और उसकी राजधानी देवगिरी है। शासक रामचंद्र देव ने मल्लिक काफूर को पराजित कर दिया था और इसकी वीरता देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे देवगिरी का जागीरदार बना दिया था। इसकी वीरता देखकर देवगिरी के जागीरदार बना दिया। फिर आता होयसल वंश। इस वंश के संस्थापक कृष्ण विष्णुवर्मन थे। इस वंश के संस्थापक विष्णुवर्मन थे। ये यादव वंश के सामंत थे। राजधानी द्वार समुद्रम आधुनिक हैरीवेड है। इन्होंने वेल्लूर के चन्ना केशव मंदिर बनाए थे। इन्होंने वेल्लूर में चन्ना केशव मंदिर बनवाया था। फिर आता है इस वंश का अंतिम शासक वीर वल्लभ तृतीय थे। इस वंश का अंतिम शासक कौन थे? वीर वल्लभ तृतीय थे, जिन्होंने मल्लिक काफूर को पराजित कर दिया और इस वंश को समाप्त कर दिया। तो मल्लिक काफूर ने इसे पराजित कर दिया और यह वंश स्वतः समाप्त हो गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र को नहीं जीता गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास देखा जाए तो राजतरंगी। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी संस्कृत के कल्हण की पुस्तक राजतरंगी में मिलती है। यह ऐसा संस्कृत साहित्य जिसमें क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखने की पहली बार प्रयास किया गया। कल्हण के पश्चात रचित होकर राजा गुण और दोषों का वर्णन किया। कल्हण ने पक्षपात रहित होकर राजा के गुण और दोषों का वर्णन किया है। इसके बाद आता है कश्मीर का अगर वंश देखा जाए तो राजतरंगी में 3 वंशों की जानकारी मिलती है। कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। कौन कौन वंश है? कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश है। कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश है। काकटिय वंश, इसके संस्थापक दुर्बलवर्धन थे। इसके दरबार में हिंदुस्तान कश्मीर आया था। शासक तारापिंड जिसके सबसे क्रूर शासक था। तो इसके शासक तारापिंड सबसे क्रूर शासक थे। इसका योग्य शासक ललितादित्य मुक्तापिंड थे, जिसने मालवा के चंदेल शासक यशोवर्मन को पराजित किया था। ललितादित्य मुक्तपिंड जिसने मालवा के चंदेल शासक यशोवर्मन को पराजित किया था। फिर आता है मार्तंड मंदिर और वंश का अंत। कश्मीर के सूर्य मंदिर मार्तंड मंदिर ललितादित्य द्वारा बनाया गया था। कश्मीर का जो सूर्य मंदिर है मार्तंड मंदिर, उसे ललितादित्य द्वारा ही बनवाया गया था। अंतिम शासक उत्पलापिंड के मंत्री ने राजच्युत करके अंतिवर्मन को गद्दी पर बैठाया था। इसके साथ वांकेट वंश का भी अंत हो गया। इसके साथ ही कारकेट वंश का भी अंत हो गया। उत्पल वंश। उत्पल वंश के संस्थापक अवंतीवर्मन, इन्होंने अवंतीपुरी नामक नगर बसवाई थी। और रत्नाकार आनंदवर्धन थे। इसके रत्नाकार और आनंदवर्धन क्या बोल रहा है? उत्पल वंश, इसके संस्थापक अवंतीवर्मन थे। इन्होंने अवंतीपुर नामक नगर बसाया था। रत्नाकर आनंदवर्धन नामक कवि अवंतीवर्मन के दरबार में रहते थे। अवंतीवर्मन को योग मंत्री सूर था। अवंतीवर्मन का योग मंत्री सूर था। सुगाधा और उत्पल वंश का अंत। अवंतीवर्मन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुगाधा का शासन थी। इसकी पत्नी मृत्यु के बाद इस वंश का बागडोर संग्राम राज के हाथों में आई थी, किंतु संग्राम राज इस वंश का अंत करके लोहार वंश की स्थापना कर दिया था। लोहार वंश, इसके संस्थापक संग्राम राज थे। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। इस वंश के शासक हर्षा एक योग्य शासक था। इसके समय कश्मीर में भीषण अकाल पड़ा, जिसने नीरो की उपाधि धारण किया जिसने नीरो की उपाधि को धारण किया था। फिर आता है शासक हर्ष और कल्हण। इसने स्वयं एक कवि था और कई भाषाओं के विद्याओं का ज्ञाता भी था। इसके दरबार में कल्हण नामक विद्वान रहते थे, जिन्हें राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किया था। इसने कई दरबारों में कल्हण नामक विद्वान रहता था, जिन्होंने राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किया था। लोहार वंश का अंत और यवन शासक। इस वंश का अंतिम शासक जयसिंह था। इसके बाद कश्मीर में यवन आक्रमण हो गया था। यवन आक्रमण के बाद कश्मीर में तुर्क शासकों का अधिकार हो गया था। यवन आक्रमण के बाद कश्मीर पर यवन आक्रमण के बाद कश्मीर पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। फिर आता है सबसे योग्य तुर्क शासक जुनैन अबेदीन थे। इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जुनैन अबेदीन को कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। वर्मन वंश, जिसे कामरूप वंश भी कहते हैं। वर्मन वंश जिसे कामरूप वंश भी कहते हैं। असम का प्राचीन कामरूप था। इस वंश के संस्थापक पुष्यवर्मन थे। वर्मन वंश जो कामरूप वंश, इसके संस्थापक कौन थे? तो पुष्यवर्मन थे। ये समुद्रगुप्त के समकालीन थे। असम के पहले प्रयाग ज्योतिषपुर भी कहा जाता था। असम को पहले प्रयाग ज्योतिषपुर भी कहा जाता था। ये पुष्पपुर की राजधानी थी। ये पुष्पपुर की राजधानी थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भृतिवर्मन था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? भृतिवर्मन था। इस वंश का अंतिम शासक मस्कर वर्मन था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भास्कर वर्मन था। पुष्पभूति वंश के हर्षवर्धन के समस्त कामरूप के साथ बंगाल के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद आता है कामरूप का विलय। इसी के साथ कामरूप का वर्मन वंश का अंत हो गया। अंत में कामरूप पाल वंश का अंग बन गया। अंत में कामरूप पाल वंश का अंग बन गया। फिर आता है हम लोग करेंगे यहाँ दक्षिण भारत हमारा
खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे मंदिर के स्थापत्य और परिचय को। मंदिर मूर्तिकला और मंदिर निर्माण की शैली। मूर्ति बनाने की शैली। मूर्ति बनाने की तीन शैली होती है, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, तीन शैली होती है। इसके बाद आता है गंधार शैली। इस शैली का विकास कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यह सबसे या इस पर ऐसी फिर से इस शैली का विकास कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ। इससे पहले इस वंश की मूर्ति मिट्टी, चूना और प्लास्टर से मिलकर बनाई जाती थी, लेकिन इस प्रकार यह मूर्ति बहुत कमजोर होती थी, इसलिए बाद में ये काले और भूरे रंग के पत्थर से बनाए जाने लगे। इसलिए बाद में से काले और भूरे रंग के पत्थर से बनाए जाने लगे। गांधार शैली केंद्र और विषय। यह मूर्ति मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में बनाई जाती थी, जिसका प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। इस शैली में 95 मूर्तियां महात्मा बुद्ध की ही बनी है। 95% मूर्तियां किसकी बनी है गांधार शैली में? महात्मा बुद्ध की ही बनी है। फिर आता है, आप देख सकते हैं, यह शैली महात्मा बुद्ध के बहुत ही घुंघरेले बाल दिखाए गए हैं। ये देख रहे घुंघरेले बाल दिखाए गए हैं साइड में ना, घुंघरेले बाल दिखाए गए हैं। इस शैली में महात्मा बुद्ध को बहुत बलशाली, बलाविष्ट और गठीला दिखाया गया है। इसमें योग करते हुए ध्यान की मुद्रा युवा अवस्था में देख सकते हैं। फिर आता है गांधार शैली की विशेषता। महात्मा बुद्ध के पीछे होलो मंडल या प्रभामंडल का शेप दिखाई देता है। ये देखिए, ये हमारा होलो मंडल या प्रभामंडल, इसी को ही होलो मंडल या प्रभामंडल भी कहते हैं। होलो मंडल या प्रभामंडल का शेप दिखाई देता है। कपड़े के दानों और लपेट कर पूरा शरीर ढका होता है। और इस कला में मूर्ति खड़ी, बैठी, आंखें बंद, योग और ध्यान की मुद्रा होती है। इसमें क्या होता है ना, पूरा कपड़ा से शरीर को लपेट दिया जाता है। इसमें मूर्ति खड़ी, बैठी और ध्यान मुद्रा। ठीक है। गांधार शैली प्रभाव। यह शैली अपोलो देवता से प्रभावित है। पूछेगा गांधार शैली किससे प्रभावित है, तो अपोलो देवता से प्रभावित है। इसका उल्लेख वैदिक और सांस्कृतिक साहित्य में है। यह कला यूनान से प्रभावित है, इसीलिए इसे ग्रीक इंडियन कला भी कहा, इसलिए इसे ग्रीक इंडियन कला भी कहा जाता है। अब आइए मथुरा शैली। मथुरा शैली का विकास मुख्यतः उत्तर भारत में हुआ था। यह मथुरा, वाराणसी और कौशाम्बी का प्रमुख केंद्र। इसकी शुरुआत मथुरा में इसलिए हुई, इसलिए इसे मथुरा शैली भी कहा जाता है। फिर आता है मथुरा शैली की मूर्ति और विशेषताएं। इस शैली में चौड़ा सीना, बल विहीन और नग्न मूर्तियां भी थी। ज़्यादातर मूर्तियों के बायां हाथ का अधनस्थ होता है। ज़्यादातर मूर्तियों में बायां हाथ अन्यस्त होता है। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा, आशीर्वाद उठाए हुए हैं और कपड़े बाएं कंधे पर होते हैं और कपड़े बाएं कंधे पर होते हैं। इसका देखा जाए, इस शैली को 3 धर्मों की मूर्तियां मिलती है, बौद्ध, जैन और हिंदू। यह शैली पूर्णतः भारतीय शैली है। मथुरा शैली क्या है? यह पूर्णतः भारतीय शैली है और यह लाल रंग पत्थर का प्रयोग होता है। इसमें लाल रंग के पत्थरों का प्रयोग करते हैं। फिर आता अमरावती शैली। इसका विकास मुख्यतः दक्षिण भारत में हुआ। ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश अमरावती नामक स्थान पर विकास हुआ था, इसलिए इसे अमरावती शैली भी कहते हैं। फिर आता है विशेषताएं क्या है। यह शैली पूजा और योग को दिखाकर कहानियां बताता था। यह पूजा और योग को दिखाकर कहानियां बताई जाती थी। इसमें कई मूर्तियां एक साथ बनाई गई ग्रुप में होती थी। इस शैली में मूर्तियां मुख्यतः सफ़ेद संगमरमर में बनाई जाती थी और ये कला में मूर्तियां जातक कथाओं की और उनके चित्रण के माध्यम से बताती थी। मूर्तियों में जातक कथाएं की इसी चित्रण के माध्यम से बताया गया है। गंधार शैला पश्चिम भारत में है। काले रंग का पत्थर यूज होता था, बौद्ध के योग और चिंता को दिखाते थे। मथुरा शैली उत्तर भारत में था, लाल रंग का यूज होता था। तीनों धर्म आशीर्वाद और प्रसन्नता को दिखाते थे। जबकि अमरावती शैली दक्षिण भारत का था, सफ़ेद रंग का होता था। बौद्ध ग्रुप और इसमें ग्रुप में कहानियां दिखाई जाती थी। फिर आता है स्थापत्य कला और मंदिर निर्माण। भारत में स्थापत्य कला, मंदिरों के निर्माण की शैली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में प्रमुख मंदिरों का निर्माण की जो शैली वह मौर्य काल में प्रारंभ हुई, वह गुप्त काल में अपने चरम पर थी। मंदिर के वर्तमान स्वरूप गुप्त काल के ही हैं। फिर आता है मंदिर निर्माण की शैली। मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां हैं, नागर शैली, विमानन जो द्रविड़ शैली भी कहते हैं, और बेसर शैली है। आइए सबसे पहले नागर शैली का परिचय देखें। नागर शैली उत्तर भारत में देखने को मिलती है। उत्तर भारत के हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक ये आपको मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा? विंध्याचल पर्वत तक मिलेगा। आइए सबसे पहले नागर शैली देखा जाए। नागर शैली नागर इसमें शिखर ऊंचे नहीं होते। इसका जो शिखर होता है वो ऊंचा नहीं होता है। शिखर के नीचे भगवान की मूर्ति रखी जाती है, जिसे गर्भगिरी कहते हैं। देख रहे ये शिखर है और इसके जस्ट नीचे में यहाँ पे आपको भगवान की मूर्ति मिलेगी। तो शिखर के नीचे भगवान की मूर्ति रखी जाती है, जिसे गर्भगिरी कहते हैं। और पूरे मंदिर में सबसे प्रमुख जगह को गर्भगिरी कहा जाता है। इसके बाद आइए नागर शैली की सीढ़ियाँ। इन शैलियों में मंदिर में 2 प्रकार की सीढ़ियाँ होती है। शुरुआत में सीढ़ी होती है जो चबूतरे को कहा जाता है, जबकि अगली सीढ़ी पीठ कहा जाता है। जबकि अगली सीढ़ी को पीठ कहा जाता है। ये देख रहे हैं, ये मंदिर में घुसने के लिए ना पहले यहाँ पे आता है, फिर यहाँ जो नीचे सीढ़ी, फिर ये चबूतरा टाइप में बनता है।
जबकि अगली सीढ़ी पीठ कहा जाता है। नागर शैली को पंचानन शैली भी कहते हैं। नागर शैली के मंदिर कभी अकेले नहीं होती है, इन्हें 5 मंदिरों के ग्रुप में बनाया जाता है, हमेशा 5 मंदिरों के ग्रुप में बनाया जाता है, इसीलिए इन्हें पंचानन शैली भी कहा जाता है। नागर शैली को ही पंचानन शैली भी कहते हैं। मंदिरों के चारों ओर चार दीवारी नहीं होती है, किसी भी प्रकार का तालाब नहीं होता है, और यहाँ के मंदिरों को भव्य द्वार नहीं होता, मंदिरों में कोई भव्य द्वार नहीं होता है। नागर शैली की शाखाएं, यह शैली की कई विशेषताएं जो उड़ीसा में से उड़ीसा शैली कहते हैं। इसकी एक शाखा मध्य प्रदेश में जैसे कांदरिया महादेव खजुराहो मंदिर है, एक शाखा गुजरात में जैसे सोलंकी शैली कहते हैं। मैंने याद रखिएगा, उड़ीसा का शैली को उड़िया शैली, मध्य प्रदेश का महादेव को काजरिया महादेव मंदिर है, और गुजरात की शाखा को सोलंकी शैली कहते हैं। गुजरात की शाखा को सोलंकी शैली कहते हैं। फिर आता है विमानन शैली या द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का विकास चोल और पल्लव काल में कब हुआ था? चोल और पल्लव काल में हुआ। यह मंदिर में दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। यह शैली कृष्णा नदी से लेकर पूरे दक्षिण भारत में, जब कृष्णा नदी बहती है ना, उसके लेकर पूरे दक्षिण भारत में आपको ये मिलेगा। फिर आता है आपका द्रविड़ शैली की विशेषताएं क्या क्या है। दक्षिण भारत में पानी की कमी होती है, इसलिए इस शैली में का निर्माण तालाब के आसपास है। देख सकते हैं एक मंदिर बना हुआ है, उसके बगल में यहाँ पे तालाब भी है, देख रहे हैं, एक तालाब भी है। इस शैली का भव्य मुख्य द्वार होता है, जिसे हम लोग गोपुरम कहते हैं। इसमें एक भव्य मुख्य द्वार होता है। यहाँ बगल में आप जब मंदिर घुसेगा ना, देखिए मंदिर घुस रहे हैं, तो इसी के विषय गोपुरम कहते हैं। इसे भव्य मुख्य द्वार होता है, जैसे गोपुरम या गोपुरा कहते हैं। मुख्य द्वार के कारण यह 4 दीवारी बनी, तो ये मंदिर है, इसीलिए इसके बगल में एक 4 दीवारी भी बनेगा। आज ये द्रविड़ शैली में इस मंदिर का, यह मंदिर पंचानन, यह मंदिर में पंचानन शैली होती है। जो द्रविड़ का जो शैली है ना, इसमें भी आपको पंचानन शैली मिलेगा, मैंने 5 मंदिरों का समूह मिलेगा। इस मंदिर के बीच में यह मंदिर, और मंदिर जो है वो बीचों बीच में होगी। यह मंदिर में सीढ़ी नुमा होगी, और यह मंदिर जो होगी ना, वो सीढ़ी नुमा होती है। सीढ़ी नुमा ही विमानन कहा जाता है, इसी कारण इसे विमानन शैली भी कहा जाता है। विमानन शैली मंडप और गर्भगृह से सटा नहीं होता। विमानन शैली में मंडप और गर्भगृह सटा नहीं रहता है, यह अंतराल रहता है। इसमें क्या होता है, गर्भगृह जो जहाँ भगवान बैठते हैं वह गर्भगृह, और मंडप ये आपस में सटे नहीं रहते, कुछ कुछ अलग रहते हैं, इसमें अंतराल होता है, इसलिए इसकी परिक्रमा की जाती है। यहाँ का जो मंदिर होता है ना दक्षिण भारत, इसका आप परिक्रमा कर सकते हो, उत्तर भारत में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंडप माने देखिए, जैसे ये मंदिर है, ये मंदिर में गर्भगृह हो गया जो बड़ा सा विमान शिखर में, और यहाँ पे मंडप होगा। उत्तर भारत में सटा रहता है, जबकि दक्षिण भारत में ये अलग रहता है। इसके अंतराल में, क्योंकि यहाँ परिक्रमा किया जाता है, गर्भगृह के बाहर दरवाजों में यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति होती है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिलती है। गर्भगृह में ज़्यादा भीड़ ना लगे, इसलिए कई मंडप बने होते ताकि लोग वहाँ प्रतीक्षा कर सके। गर्भगृह के दरवाजे पे गंगा और यमुना की मूर्ति लगी होती है, गंगा और यमुना की मूर्ति लगी होती है। अब आइए बेसर शैली। यह शैली नागर और द्रविड़ का मिश्रित रूप है। यह शैली विंध्य से लेकर कृष्ण नदी तक मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? विंध्य पर्वत से लेकर कृष्ण नदी तक मिलती है। यह खुले परीक्षण पथ है, और यह मंडप के बहुत सुसज्जित होती है। नागर शैली, अब आइए कुछ उदाहरण देखें। नागर शैली में मीनाक्षी मंदिर मुदरई है, नागर शैली में मीनाक्षी मंदिर मुदरई में है। विजयनगर शैली, विठुल स्वामी मंदिर है विजयनगर। लोटस महल हम्पी में। होयसल शैली, सोमनाथ के केशव मंदिर विष्णु को समर्पित है। और पाल शैली और चित्रण शैली है। भारत के प्रमुख मंदिर देखें, नागर शैली में कौन कौन मंदिर आता है? भीतरगांव का मंदिर कानपुर में, दशावतार का मंदिर झांसी में, लक्ष्मण मंदिर सिंहपुर में, और कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो एमपी में आपको मिलेगा। फिर आता है आपका लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, जगन्नाथ का मंदिर पुरी उड़ीसा में, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में मिलेगा। भारत के प्रमुख मंदिर देखें तो विदेश्वर मंदिर तंजावुर में, शिव मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम में, और महाबली रथ मंदिर महाबलीपुरम में मिलेगा। फिर आता है भारत के डोडा, बेसेपा, दलबर में और बादामी के मंदिर मिलेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर शाक नरसिंह वर्मन पृथ्वी ने उड़ीसा ने बनाया था। जगन्नाथ मंदिर गंगे देव स्थान पुरी में बना था, गंगा देव ने बनाया था, पुरी में बनाया था। वृद्धेश्वर मंदिर राजा राज चोल ने बनाया था। वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजा चोल ने बनाया था। और वृद्धेश्वर मंदिर है। फिर आता है विरूपाक्ष मंदिर, जिसको चाणक्य विक्रमादित्य द्वितीय ने बनाया, पूरी उड़ीसा के बनाया था। फिर आता है बिठूर मंदिर, राजा देव द्वितीय तथा कर्नाटक ने बनाया है। सबरीमाला मंदिर राजा राजशेखर ने सबरीमाला मंदिर केरल में है। और पद्मानाथ स्वामी मंदिर मार्तांड वर्मा केरल में बनाया था आपका।
फिर आता है सुमुक्तेश्वर मंदिर, नंदी वर्मन ने कांचीपुरम तमिलनाडु में बनाया। वेंकटेश्वर मंदिर श्री कृष्ण देवराय ने बनाया है तिरुपति आंध्र प्रदेश में। लक्ष्मी पत्नी लेपाक्षी मंदिर विरूपाक्ष चित्रा भाई ने अनंतपुर आंध्र प्रदेश में बनाया है। फिर आता है विंध्य विनायक मंदिर उबरी पटेल ने मुंबई में बनाया है, जबकि त्र्यंबकेश्वर नाना साहेब पेशवा ने नासिक में बनाया है। अब फिर देखिए एरोला का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम और संभाजी नगर महाराष्ट्र में बना है, जबकि सोमनाथ मंदिर शासक चंद्रदेव सोमराज स्थान गिर गुजरात में बना है, जबकि द्वारकाधीश मंदिर शासक वज्रनाथ द्वारका गुजरात में बनाया है। और फिर एकाश्रम मंदिर नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम उड़ीसा में। कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय कांची तमिलनाडु में। 64 योगिनी मंदिर देवपाल खजुराहो मध्य प्रदेश में बनाया है 64 योगिनी मंदिर। फिर आता है लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन छतरपुर मध्य प्रदेश में बनाया है लक्ष्मण मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर कुमारसेन ने उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया है। कामाख्या मंदिर नर नारायण बनाया गुवाहाटी असम में बनाया है नर नारायण मंदिर। फिर आता है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर रानी वा रास मैनी ने बनाया है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद ने बनाया है कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। वैद्यनाथ मंदिर राजा पूनमल ने बनाया है देवघर झारखंड में बनाया है। फिर आता है महाबोधि मंदिर अशोक ने बनाया है गया बिहार में। विष्णुपद मंदिर रानी अहल्याबाई ने बनाया है गया बिहार में। लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर बनाया है दिल्ली में। लक्ष्मी नारायण ने बिरला मंदिर बनाया है दिल्ली में। फिर काशी विश्वनाथ अहल्याबाई होलकर का वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वैष्णो माता मंदिर का श्रीधर ने बनाया है कटरा में। वैष्णो माता मंदिर किसने बनाया है तो श्रीधर ने बनाया है कटरा जम्मू कश्मीर में। तारा मंदिर बलबीर सेन ने बनाया है लद्दाख में है। बलबीर सेन ने बनाया है लद्दाख में है। फिर आता है बद्रीनाथ मंदिर शंकराचार्य ने बनाया है उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर पांडव राजा जन मेजे ने बनाया उत्तराखंड में है। अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया है कंबोडिया में है। पशुपतिनाथ मंदिर परुपेक्ष ने बनाया है काठमांडू नेपाल में है। फिर आता है भक्ति आंदोलन। यहाँ हमारा मंदिर खत्म हो गया, अब हम लोग करेंगे भक्ति आंदोलन। पूर्व मध्यकालीन में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में एक वन व्यवस्था और छुआछूत के कारण अत्यधिक फैला था। छुआछूत के कारण यह अत्यधिक फैला था। पूर्व मध्यकाल क्या लिखा भक्ति आंदोलन कब से होता है 600 से लेकर 800 ईडी तक। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत के वन व्यवस्था और छुआछूत के कारण अत्यधिक फैल गई थी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम नायनार संत जो शैवों से संबंधित ने किया था। यह आंदोलन की शुरुआत का श्रेय अलवार संत वैष्णव को भी जाता है। आंदोलन का सर्वप्रथम किया था नायनार संत जो शैव को जानते हैं, और शुरुआत में ये श्रेय अलवार संतों को वैष्णव को भी जाता है। भक्ति आंदोलन का एक सुदृढ़ स्वरूप का श्रेय जो भक्ति आंदोलन को एक सुदृढ़ स्वरूप देने का श्रेय शंकराचार्य को जाता है। किसे जाता है? शंकराचार्य को जाता है। शंकराचार्य का परिचय देखा जाए तो भक्ति आंदोलन का प्रथम संत माने जाते हैं। उनका जन्म केरल के कालाडी में 788 ईस्वी में हुआ था। ये दर्शन के आधार पर वेदांत अथवा उपनिषद थे। उनके दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। ये दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए किया था। इन्होंने दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन था वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव को कम करना चाहते थे। 820 ईस्वी में केदारनाथ में मात्र 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये अपने विचारों के प्रसार के लिए भारत के चारों दिशा में पीठ या मठ का निर्माण कराया था। शंकराचार्य को अद्वैतवाद का मत दिया और कहा कि संसार झूठ है और ब्रह्म ही सत्य है। शंकराचार्य ने क्या दिया? अद्वैतवाद दिया और मत दिया कि संसार झूठा है और ब्रह्म ही सत्य है। इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना किया। इन्होंने किसका? स्मृति संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? शंकराचार्य ने किया था। 4 गो प्रमुख मठ हैं। उत्तर में ज्योतिष मठ बद्रीनाथ का उत्तराखंड में, दक्षिण में सिंगेरी मठ है मैसूर में कर्नाटक में, पूरब में गोवर्धन पीठ है पुरी में उड़ीसा में, और पश्चिम में शारदा पीठ है द्वारका में गुजरात में। इसके बाद आता है प्रमुख दार्शनिक मत है 12वीं शताब्दी में। कौन थे? माधवाचार्य द्वैतवाद का मत दिया, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया। निब्बकाचार्य द्वैतवाद का मत दिया और सनक संप्रदाय की स्थापना किया। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद दिया और पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किया। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया और श्री संप्रदाय की स्थापना की। फिर से एक बार, माधवाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया। निब्बकाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया और सनक संप्रदाय की स्थापना किया। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का मत दिया और पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किया। और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया और श्री संप्रदाय की स्थापना किया था।
भक्ति आंदोलन का विस्तार देखें तो प्रारंभ में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत तक ही सीमित था। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद ने ही अपना उपदेश हिंदी में देना प्रारंभ किया। 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के चारों चरमोत्सव पे पहुंच गई थी। भक्ति आंदोलन का वर्गीकरण उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को दो भागों में बांटा गया। सगुण भक्ति, जिसमें भगवान विशेष रूप से मूर्ति और चित्र की पूजा अवतारवाद को मानते थे, जबकि निगुण भक्ति बिना मूर्ति की आराधना ईश्वर कण में विद्यमान है। फिर आता है सगुण भक्ति में राम भक्ति। सगुण भक्ति में राम भक्ति। सगुण भक्ति को दो भागों में बांटा, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति इस शाखा के सबसे प्रमुख भक्त तुलसीदास थे। इन्होंने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की स्थापना की। अकबर के समकालीन थे। दक्षिण भारत में राम भक्ति फैलाने का कार्य त्यागराज ने किया था। दक्षिण भारत में राम भक्ति को फैलाने का कार्य किसने किया? तो त्यागराज ने किया था। फिर आता सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति। इस शाखा के भगवान कृष्ण की आराधना करते थे। इसमें प्रमुख संत बिठूर स्वामी थे, जिन्होंने अष्टाछाप 8 शिष्यों के समूह बनाया था। अष्टाछाप के सबसे प्रमुख शिष्य सूरदास थे, जिसकी रचना सूरसागर में प्रमुख है। महाराष्ट्र में तुकाराम के कृष्ण भक्ति का फैलाव शिवाजी के समकालीन है। फिर आता है कृष्ण भक्ति का प्रसार। गुजरात के नरसिंह मेहता ने प्रचार किया और यह भक्ति या भजन वैष्णव जन तो हुई कही गांधी जी को पसंदीदा था। भगवान बंगाल, बिहार, उड़ीसा चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया। इन्होंने हरि कीर्तन को भी प्रारंभ किया। कृष्ण भक्ति का संगीत बहुत ज़्यादा है। प्रमुख संत चैत्य, सूरदास, मीराबाई, तुकाराम, ज्ञानेश्वर और नामदेव थे। प्रमुख संत कौन थे? तो चैतन्य थे, सूरदास थे, मीराबाई थे, तुकाराम थे, ज्ञानदेव थे और नामदेव थे। फिर आता चैतन्य महाप्रभु। जन्म होता बंगाल के नवद्वीप नदिया में। वास्तविक नाम है विशंबर। बचपन में निमाई। बंगाल के आधुनिक वैष्णववाद या गौंडी वैष्णव धर्म के संस्थापक थे। अनुयायियों ने कृष्ण या विष्णु के अवतार मानते थे और चैतन्य ने भक्ति में कीर्तन को मुख्य स्थान दिया है। इनका जन्म वाराणसी तेलंगाना में ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किया। ये विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के समकालीन थे। वल्लभाचार्य को शुद्धाद्वैत दर्शन के अवधारणा दी और पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग पर विश्वास किया। इन्होंने द्वैतवाद और दर्शनवाद की अवधारणा दी और पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग पर विश्वास किया। मीराबाई 16वीं शताब्दी के महान महिला संत मंडता के राजा और रत्ना सिंह की इकलौती पुत्री थी। विवाह राणा सांगा के पुत्र महिरभोज से हुआ, परंतु जल्दी विधवा हो गई। इनको सगुण भक्ति धारा में कृष्ण की भक्ति थी। एक सगुण धारा में कृष्ण की भक्ति। फिर आता गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म 1532 में राजापुर त्रिकुट यूपी के गुरु नरसिंह दास ने किया था। ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें नवरत्न में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, जिन्होंने अस्वीकार कर दिया था। रचनाएं रामचरितमानस की अवधि, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका है। फिर आता है निगुण भक्ति में संत भक्ति। निगुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा जाता है, संत भक्ति और सूफी भक्ति। रामानंद का जन्म इलाहाबाद के रामानुज के शिष्य थे। रामानंद जो थे, इंपॉर्टेंट है, रामानंद जो थे उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ और वे रामानुज के शिष्य थे। इन्होंने पहला बार उपदेश हिंदी में देना प्रारंभ किया और इनके 12 प्रमुख शिष्यों में अलग अलग जाति के थे और 2 महिलाएं थी, पद्मावती और सुरसरी। 2 महिलाएं कौन कौन थी? पद्मावती और सुरसरी थी। रामानंद के प्रमुख शिष्य थे कौन कौन थे? कबीरदास, जुल्हा, रैदास, चमार, धन्ना, जाट, पीपा, राजपूत, सेन नाई था। कबीर, इनका जन्म वाराणसी यूपी में ईश्वर के निराकार निर्गुण धारा के पूजक थे। ये संत होकर भी अंत में गृहस्थ बने रहे। इनकी विचारधारा शुद्ध द्वैतवादी था। उपदेश साखी सनब नमेनी बीजुक पुस्तक में संग्रहित है। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे और 1510 में मगहरा में थे। रविदास या रैदास, इसको चमार या मोची जाति, इन्हें संतों का संत भी कहते हैं। रविदास या रैदास जो थे, ये चमार या मोची जाति के थे। इन्हें संतों का संत कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब इनके 30 से ज़्यादा भजन इनके और मानव सेवा ही धर्म इन्होंने कहा था। रविदास जो थे, इन्होंने मानव सेवा को ही धर्म कहा था। दादू जन्म अहमदाबाद जुरहा निपंक संप्रदाय की स्थापना किया था। इसके शिष्य सूरदास, रजब और सूरदास थे। फिर आता है सूरदास संप्रदाय। सूरदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे और राधा और कृष्ण के भक्त थे। रचना में सुर सारावली, सून सागर, साहित्य लहरी ब्रजभाषा में लिखा था। क्या क्या लिखा था सूरदास ने? सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी ब्रजभाषा में लिखा था। इनके
प्रवर्तक और संप्रदाय देखा जाए तो शंकराचार्य, स्मृति संप्रदाय, अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय, विशिष्ट द्वैतवाद और माधवाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, द्वैतवाद, वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैत थे, निबकाचार्य, सनक संप्रदाय, द्वैत, गुरु नानक, सिख संप्रदाय, नामदेव, बाराबंकी संप्रदाय, शंकरदेव एक शरण संप्रदाय के थे। गुरु नानक जो प्रथम गुरु थे, अब हम लोग सिख धर्म को पढ़ रहे हैं। गुरु नानक जो प्रथम गुरु हुए 15 अप्रैल 1469 को तालवंडी ननकाना साहिब में इनका, पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। इनके पिता कालू चंद्र मेहता थे, माता तृप्ता थी और पत्नी सुलाक्षणी थी। पिता का नाम क्या था गुरु नानक देव का? कालू चंद्र मेहता, और माता नाम तृप्ता थी और पत्नी सुलाक्षणी थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति सुल्तानपुर बरई नदी किनारे हुआ था। इन्हें लंगर व्यवस्था शुरू की और इन्होंने गुरु परंपरा को भी प्रारंभ किया था। फिर आता गुरु नानक का, इन्होंने कविताओं का संकलन को आदि ग्रंथ में, गुरु नानक के कविताओं का संकलन किसमें है? तो आदि ग्रंथ में है। इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। बराबर इब्राहिम और लोधी चैतन्य महाप्रभु और कबीरदास थे। इसके समकालीन कौन थे? तो बाबर था, इब्राहिम लोधी था, चैतन्य महाप्रभु थे और कबीरदास था। फिर आता है गुरु अंगद देव। इनका बचपन का नाम लहना सिंह था। इन्हें गुरु नानक देव जी की जीवनी को लिखा था। इन्होंने गुरु नानक देव जी की जीवनी को लिखा। इन्होंने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। इन्हें गुरुमुखी लिपि का आविष्कार की भी खोज किया। इन्होंने शेरशाह और हुमायूं के समकालीन थे। गुरुमुखी लिपि को किसने खोजा था? तो गुरु अंगद देव ने खोजा था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाया था। फिर आता गुरु रामदास जी जो तृतीय थे। इन्होंने पर्दा प्रथा, सती प्रथा, कुप्रथा का विरोध किया था। सिखों के नई विवाह पद्धति लवन पद्धति लाया था। लवन पद्धति किसने लाया था? गुरु अमरदास ने लाया था। पारंपरिक जीवन में रहते हुए गुरु के कर्तव्यों का पालन किया और ये अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास, गुरु रामदास, ये इन्हें गुरु के पद का वंशानुगत था। ये अकबर के अमृतसर शहर में 500 बीघा जमीन दान दे दिया था। इन्हें अमृतसर में एक तालाब का निर्माण कराया था। अमृतसर एयरपोर्ट पर गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर आता गुरु अर्जन देव। इन्होंने स्वर्ण मंदिर, हरि मंदिर का स्थान किया था। गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ की रचना किया था। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब ने रचना मतलब उन्होंने संकलन किया होगा रचना, क्योंकि आदि ग्रंथ तो पहले भी लिखा था ना। सब गुरु का वाणी है। मनसद की प्रथा प्रारंभ किया आय का 10% दान करने के लिए। जहांगीर ने विद्रोही पुत्र खुसरो के समर्थन में कारण जहांगीर को इसे फांसी दे दिया था। फिर आता गुरु हरगोविंद छठे गुरु। यह अकाल तख्त की स्थापना किया और नगाड़ा बजाने की परंपरा शुरू किया। इन्होंने स्वयं को सच्चा पादशाह घोषित किया। अमृतसर की घेराबंदी कराकर स्वयं को शासक के रूप में घोषित कर दिया और जहांगीर के समकालीन थे, और ये जहांगीर के समकालीन थे। गुरु हर राय, इनके द्वारा सिखों का अच्छा संबंध था। सिखों से इनका अच्छा संबंध था। औरंगजेब के समकालीन थे। गुरु हरिकिशन, इनका कार्यकाल बहुत छोटा था और चेचक के कारण गुरु हरिकिशन की मृत्यु हो गई थी। अब आता गुरु तेज बहादुर नौवें गुरु। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दिया था और औरंगजेब ने इस्लाम धर्म कबूलने को कहा। मना करने पर चांदनी चौक पे हत्या कर दी थी गुरु तेज बहादुर की। उसे आज भी हम लोग शीशगंज गुरुद्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? शीशगंज गुरुद्वारा कहते हैं गुरु तेज बहादुर के लिए। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु और अंतिम गुरु। 26 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ। अब प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में हुआ। इनके पिता गुरु तेज बहादुर थे और माता गुजरी देवी थी। बाद में गुरु पद समाप्त हो गया और 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किया। मैंने कि खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना होता है। गुरु गोविंद सिंह के कार्य, इन्होंने पहालू प्रणाली प्रथा को जन्म दिया था। इन्होंने पहालू प्रणाली की प्रथा को जन्म दिया और पांच ककार अनिवार्य किए: केस, कंगा, कृपान, कच्छा और कड़ा। गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार का अनिवार्य किया था। कौन था वो? केस, कंगा, कृपान, कच्छा और कड़ा था। इन्होंने कहा कि सिख अपना बाल कभी नहीं दिखाएंगे। प्रसिद्ध पंक्ति है: चिड़िया नू में बाज लड़ावा, जब गोविंद नाम कहलावा। चिड़िया नू में बाज लड़ावा, मैं चिड़िया को इतना ताकत कर दूं कि वह बाज से लड़ लेगा, तब गोविंद सिंह नाम कहलावा। गुरु गोविंद सिंह का अंत के बाद 1705 में बुरखान नामक व्यक्ति में नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद बंदा बहादुर सबसे बड़ा सिख योद्धा बना और उसकी हत्या औरंगजेब ने के इशारों पे हो गई। सिख धर्म मिसल टुकड़ों में बट गया और राजा रणजीत सिंह को सुकुर चकिया मिसल से थे और इसके और सिख धर्म कई टुकड़ों में बट गया और राजा रणजीत सिंह सुकुर चकिया मिसल से थे।
फिर आता है सूफी, अब आता है सूफी भक्ति, जिसका परिचय हो रहा है सूफी भक्ति। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा सफ़ा से हुई है। किससे हुई है? अरबी भाषा सफ़ा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। पहला सूफी संत मैसूल हल्लाज थे, उपाधि अनाहंत, ईश्वर से मिलने वाला। गुरु, पीर और शिष्य मुराद की महत्व अधिक था। उत्तराधिकारी वल्ली कहा, उत्तराधिकारी वल्ली कहते हैं। अब आता है चिश्ती संप्रदाय। भारत में सबसे प्रमुख संप्रदाय, भारत का सबसे प्रमुख संप्रदाय था। संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के थे। इस संप्रदाय को संत उदारवादी विनिमय होते थे। ये गुरु परंपरा उस्मान राहौनी मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा बख्तियार खिलजी थे। बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद के कुतुबिन ऐबक था। बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद कुतुबिन ऐबक था। फिर आता है चिश्ती संत में बाबा फरीद और औलिया। बाबा फरीद के गुरु उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में, बाबा फरीद के जो उपदेश थे, बाबा फरीद के जो उपदेश थे वो गुरु ग्रंथ साहिब में, जिसे बलबन के दामाद थे साहिब में है। ये बलबन का दामाद था। एक मिनट, बाबा फरीद के क्या है, बाबा फरीद का उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। ये बलबन के दामाद थे। बाबा फरीद का शिष्य निजामुद्दीन औलिया है। ये 7 सुल्तानों का काल देखा था। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो है, और दोनों का मकबरा दिल्ली में एक ही जगह है। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो हुआ, और दोनों का जो कब्र है वो दिल्ली में एक जगह पर ही है। फिर आता है अन्य सूफी तत्व। देखा जाए तो अकबर के समकालीन सूफी शेख सलीम चिश्ती, जिनके नाम पे जहांगीर का नाम पड़ा है। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार सैयद मोहम्मद गेसुद राज ने किया था। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार किसने किया? सैयद मोहम्मद गेदूस राज ने किया था। फिरदौसी संप्रदाय संस्थापक याहिरा मेहनरी बिहार में मनेर शरीफ के कैद में था। फिर आता अन्य सूफी संप्रदाय। देखा जाए तो नक्शबंदी संप्रदाय, इसके संस्थापक ख्वाजा बिल्हा विराही थे। ये कट्टर थे, औरंगजेब इसके अनुयायी थे। सुलहवादी संप्रदाय संस्थापक बरहाउद्दीन जकारिया मुल्तान था। कादरिया संप्रदाय शुरुआत में सैयद मोहम्मद जिलानी और दारा सिकों के अनुयायी था ये। अब आइए राजपूत काल जानकारी। अब हम आखिरी चैप्टर में इसकी जानकारी चंद्र बड़े की पुस्तक पृथ्वीराज राशों में है। अग्निकुंड सिद्धांत। माउंट आबू में 4 वंशों का उदय होता है। कौन कौन थे वे? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान थे। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान का इसका उदय होता है। सबसे पहले परमार वंश, यह मध्य प्रदेश के मालवा में इसके शासक उपेंद्र थे। सबसे योग्य शासक राजा भोज थे। उपाधि धारा नगरी संस्कृत का केंद्र था। राजा भोज ने इस संस्कृत मंदिर की स्थापना की और इस काल के ज्योतिषों में सर्वाधिक विकास किया हुआ। फिर आता है गुप्त काल का चालुक्य। इसका संस्थापक मूल राज था। भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर बितुलाप और तेजपाल को बनवाया था। मोहम्मद गजनवी ने भीम प्रथम के काल में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। भीम द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया और गौरी प्रथम भारत का पराजय किया। फिर आता है चौहान वंश। क्षेत्र छपाद लक्ष्य 1.25 लाख गाँव का है। राजधानी अनित्रपुर है। अछिंत्रपुर है। संस्थापक वासुदेव। योग शासक अरुणराज दिरबारी विरह राज छठा के हरिकेली नाटक को लिखा था। पृथ्वीराज तृतीय चौहान, इसे राय पथोरा भी कहा जाता है। दरबारी विद्वान चंद्र बरदई, पृथ्वीराज राशो, जयनायक विद्यापति गौंड थे। दरबारी विद्वान में चंद्र बरदई, पृथ्वीराज राशो, जयनायक और विद्यापति गौंड आदि थे। फिर आता है पृथ्वीराज चौहान का युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज के मोहम्मद गौरी को हराया और जयचंद्र के साथ पृथ्वीराज ने जयचंद्र की बेटी संगीता का अपहरण कर विवाह कर लिया और बाद में इसका विरोधी हो गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध जयचंद्र के गौरी के साथ दिया, पृथ्वीराज की हत्या कर दिया था। जयचंद्र के दिया और पृथ्वीराज की हत्या कर दिया था। अब आता है राजपूत काल का आखिरी। पृथ्वीराज चौहान में घोड़ों का नाम नट्याभर और हाथी का नाम राम प्रसाद था। पृथ्वीराज चौहान में घोड़े का नाम क्या था? नट्यारंभा था और हाथी का नाम राम प्रसाद था। चंदावर का युद्ध 1116 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र की हत्या कर दी थी। कुतुब ऐबक ने दिल्ली और अजमेर में आक्रमण करके चौहानों की सत्ता का अंत कर दिया था। इस तरह करके हम लोग का खत्म हो जाता है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का लगभग में 3 वीडियो आया। आप तीनों को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे मध्यकालीन भारत में।